हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज मैं आप सबको बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी गद्यखंड भाग का पहला चैप्टर बातचीत का अर्थ बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं और आज मैं बातचीत पाठ का संपूर्ण अर्थ बताऊंगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि जो बातचीत पाठ है ये क्या है, एक ललित निबंध है। लेखक परिचय में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बातचीत जो पाठ है ये क्या है, एक ललित निबंध है। ठीक, ये ललित निबंध जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। और इस पाठ में उन्होंने बातचीत के बारे में बताया है कि मनुष्य को बातचीत कैसे करनी चाहिए या बातचीत की शैली जो है क्या होती है। तो हम लोग आज उसी को देखेंगे और समझेंगे। कहा गया है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, उनमें वाक शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में विकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से मानो कोने में बैठा दिए गए होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपने दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। मतलब जो बालकृष्ण भट्ट हैं उन्होंने पाठ में ये सबसे पहले जिक्र किया कि अगर वाक शक्ति जो हमें ईश्वर ने वरदान की भांति दी है तो इसे तो हम लोग सभी लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन ये बोलते हैं कि अगर ईश्वर हमें वाक शक्ति न दिए होते हैं, यानी कहने का मतलब उनका ये हुआ कि ईश्वर हमको सारी चीज़ें प्रकार की हर प्रकार की शक्तियाँ हमें ईश्वर दिए होते हैं। चलने का शक्ति, देखने का शक्ति, सुनने का शक्ति, ठीक, और भी अन्य प्रकार की जो इंद्रियां हो गई उनके द्वारा शक्तियाँ, मतलब कि उनकी जो शक्तियाँ हमें मिली है वो सारे चीज़ होते हैं। लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं, तो कल्पना कर रहे हैं लेखक कि अगर हम बोल नहीं पाते तो सारा सृष्टि क्या होता, वो गूंगा प्रतीत होता। सब लोग लूंज पूछ किसी कोने में बैठा दिए गए होते हैं। हर चीज़ का हम सुख दुख का अनुभव तो अपने दूसरे इंद्रियों के द्वारा करते, लेकिन अवाक होने के कारण, चुप होने के कारण हम आपस में एक दूसरे से नहीं कुछ कहते और नहीं सुन सकते। तो इसलिए ईश्वर जो है एक अनमोल शक्ति, एक मतलब कि बढ़िया शक्ति जो है ईश्वर ने वरदान की भांति हमें दी है कि ताकि हम अपनी बातों को, विचारों को किसी के समक्ष प्रकट करते हैं या किसी के बातों या विचारों को हम सुनते हैं। ठीक, तो बातचीत का भी जो है ये भी बताएं कि कई तरह का फायदा होता है। ठीक, स्पीच और वक्तृता में इन दोनों में क्या फ़ायदा होता है या क्या अंतर है, इसके बारे में आगे बताया गया है हमारे लेखक के द्वारा। तो उन्होंने ये बताया है कि स्पीच में क्या होता है कि बातचीत का जो स्पीच है उससे बातचीत का ढंग क्या होता है, निराला होता है। बातचीत में बताया गया है कि वक्ता को नाच नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा होता है और पुण्यवाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन के बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी प्रकार वक्तृता का आरंभ करे। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा, इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना पड़ता है जिससे करतल ध्वनि जो है वो अवश्य निकले। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्पीच और बातचीत का जो अंतर है, तो स्पीच में और बातचीत या वक्तृता में यही अंतर होता है कि बातचीत में नाच नखरा जाहिर करने का हमको मौका नहीं मिलता है। यानी कहने का मतलब अगर हम बातचीत कर रहे हैं किसी से तो नखरा उखरा नहीं दिखाते, नॉर्मली बात करते हैं। लेकिन स्पीच में क्या होता है कि नखरा उखरा हम दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हमको लोग बुलाते हैं, साहबान, चेयरमैन, लेडीज जेंटलमैन, ऐसे स्तुति कर करा के, और तब हमको जो है बुलाया जाता है बोलने के लिए। तो हम नखरा करेंगे ही ना, आराम से जाएंगे, खड़ा होकर के पुलपिट पर घंटों भर जो है भाषण देंगे और उसमें अपना कुछ ऐसे शब्दों को रखेंगे जो चुटकुला वाला होता है कि ताकि सामने वाले को सुन करके वो क्या करे कि बोर ना हो, वो हंसे और तालियां बजाए। लेकिन बातचीत में ऐसा तो होता नहीं है। बातचीत में ऐसा हम कोई शब्द बोलते हैं हंसी वाला तो केवल मुस्कुराते हैं और ताली तो हम बजाते नहीं है। लेकिन स्पीच में क्या होता है कि लोग चुटकीली बातों को सुन करके वो तालियां बजाते हैं, लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं होता है। तो वही अंतर बताया गया कि बातचीत और स्पीच में जो है वो बातचीत करने का दोनों में तरीका ही क्या होता है, निराला होता है। इसमें आगे कहा जा रहा है बातचीत के बारे में, कहा जा रहा है कि वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उनमें ना करतल ध्वनि होती है और ना ही जो है कह कह उड़ाने का कोई बात ही रहता है।
हम दो आदमी जो है प्रेम पूर्वक क्या करते हैं, संलाप यानी बातचीत करते हैं, और कभी कोई चुटकीली बात हो जाए तो केवल हंस पड़ते हैं। हंस पड़ना मतलब मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा होती है। मैंने अभी आप लोग को बताया ही कि अगर हम दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं तो केवल अगर चुटकुला वाला बात आए तो हम केवल मुस्कुराएंगे, केवल होठे जो है मतलब कि केवल फड़फड़ाएंगे हंसी के लिए, और कुछ समय बाद जो है वो क्या होती है, शांत हो जाती है। हम ताली नहीं बजाते, चिल्ला चिल्ला कर हंसते नहीं है। लेकिन स्पीच का उद्देश्य के बारे में बताया गया कि ये सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है, और घरेलू बातचीत क्या होता है, वो मन रमाने का ढंग होता है। मन रमाने मतलब मन बहलाने का ढंग होता है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेतगर हो धक्के खाती फिरती है। तो ये हमारा स्पीच और बातचीत में अंतर था। इसके बाद लेखक ने ये बताया है कि मनुष्य को जहाँ अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने, हर चीज़ की आवश्यकता होती है, उसी तरह जो बातचीत है उसके भी हमें अत्यंत क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये बताते हैं उदाहरण के तौर पे हमारे लेखक कि अगर हम कोई बात को अपने अंदर छुपा के रखते हैं, बोलते नहीं हैं किसी से, तो वो मवाद और धुआं की तरह जो है हमारे शरीर के अंदर जो वो जमा हुआ रहता है। ठीक जैसे कहीं मतलब घाव हो गया, या मतलब कि घाव हो जाता है तो हमारा क्या होता है कि घाव में मवाद जमा रहता है, वो बाहर नहीं निकलता है जब तक उसको हम लोग अच्छे से उसका जो ट्रीटमेंट नहीं करते, उसको फोड़ते नहीं है। तो उसी प्रकार बातचीत को कह रहा है कि बातचीत को अगर हम अपने शरीर के अंदर अगर किसी बात को छुपा करके रखें तो वो मवाद और धुआं की तरह जो है हमारे शरीर के अंदर जमा हुआ रहता है। लेकिन जब हम बोल देते हैं या कह देते हैं तो वो बातचीत के जरिए जो है भाप बन करके बाहर निकल पड़ता है। यानी किसी व्यक्ति के बात को हम छुपाए हैं तो वो बोझ सा हमारे शरीर के अंदर रहता है, लेकिन जब उसको हम बातचीत के जरिए बाहर निकाल देते हैं तो वो भाप बनकर निकल जाता है और वो मवाद वो धुआं हमारे शरीर से खत्म हो जाता है, जिससे हमारा चित्त अर्थात मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है और परम आनंदमय हो जाता है। इसके बाद कहा गया कि बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं और अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्यों का मुख देखने को नहीं मिला था। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर वे 16 वर्षों के उपरांत उन्होंने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बातचीत करने का एक खास मजा इसी प्रकार का होता है कि यानी अभी हम लोग देखें कि मवाद या धुआं हमारा किसी बात को छुपाते हैं तो शरीर के अंदर जमा रहता है, और जब बोल देते हैं तो हमारा मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक उसी तरह ये भी बताया गया कि कई ऐसे लोग होते हैं कि जो बातचीत करना इतना उनको पसंद होता है तो बातचीत के लिए वो खाना पीना भी अपना छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और घंटों भर जो है बातचीत वो करते रहते हैं। ठीक इसके बाद ये भी कहा गया है इसके बारे में बाद की जो रॉबिन्सन क्रूसो थे, रॉबिन्सन क्रूसो को कहा जा रहा है कि उनका किस्सा आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि वो 16 वर्षों तक जो है मनुष्यों का मुख जो है वो नहीं देखे थे। एक भी ऑब्जेक्टिव है, आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि 16 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो क्या किए थे, मनुष्यों का मुख नहीं देखे थे, नहीं देखने को मिला था। वो कुत्ता, बिल्ली, अन्य जानवरों के बीच जो है 16 वर्षों तक रहे थे, और 16 वर्षों के बाद जो है उन्होंने क्या किया था कि फ्राइडे का मुख से जो है वो बात सुने थे। यानी फ्राइडे नाम का एक व्यक्ति था, उनको जो है मतलब उनके मुख से ये आवाज़ सुने, उनका वाणी सुने, जो इनको जो है आनंदमग्न लगा। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने जंगली बोली में जो है इनसे कुछ कहा था। ठीक तो ऐसा बात सुन करके रॉबिन्सन क्रूसो से जो है वो मतलब आनंद हुआ, और वो उनको लगा कि मैंने एक नई सिरे से जो आदमी का चोला पहन लिया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा देने की ताकत है। जिसने केवल पत्र व्यवहार किया है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। मतलब हमारे जो बालकृष्ण भट्ट है उन्होंने यही ये उदाहरण दे करके बताने का कोशिश किया, जो रॉबिन्सन क्रूसो ने जंगली बोली में फ्राइडे के मुख से बात सुनी तो कितना उनको आनंद लगा। तो उसी तरीके से मनुष्य भी अगर वाक शक्ति है तो वह भी बातचीत करता है तो कितना उनमें लुभा देने की शक्ति पाई जाती है। अब आगे हमारे जो लेखक है वो उदाहरण देते हैं पत्र व्यवहार का, कि जैसे पहले के समय में मोबाइल फ़ोन ये सब नहीं था,
तो लोग क्या करते थे, चिट्ठी उठी लिखा करते थे, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, प्रकट करने के लिए वो पत्र लिखते थे। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि पहले के समय में क्या होता है, पत्र व्यवहार होता था और कभी भी उन्होंने आपसी साक्षात्कार नहीं किए हैं। साक्षात्कार मतलब आपस के आमने सामने बैठ करके बातचीत नहीं की है। तो ऐसे लोगों को लालसा होती है कि हम कभी एक दूसरे से मिले, आपस में बैठ के बातचीत करें। और पत्र व्यवहार जो करते हैं, तो पत्र व्यवहार में जो बातचीत करते हैं वो बातचीत करने का तरीका अलग होता है, इन्होंने ये भी बताया। और आमने सामने की जो लालसा होती है बातचीत करने का या अपना अभ्यांतरिक भाव एक दूसरे के साथ प्रकट करने का, तो ये शब्दों के माध्यम से ही ग्रहण होता है। लेकिन पत्र व्यवहार में हम कुछ अलग तरीके से बातचीत करते हैं, सामने मिलेंगे तो कुछ अलग तरीके से बातचीत करेंगे, तो हमारा तरीका अलग हो जाता है। तो इसी पर उन्होंने, जो हमारे बालकृष्ण भट्ट है, तो दो लोगों का यहाँ पर उदाहरण देते हैं। एक तो बेन जॉनसन और एक हमारे जो है वो एडिसन होते हैं। बेन जॉनसन का सबसे पहले कथन ये दिए हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है जो उचित जान पड़ता है। बेन जॉनसन महोदय बताए हैं कि जो व्यक्ति बोलता है उसके बोलने से ही उसके रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। और ये भी उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो ये बेन जॉनसन महोदय ने अपने विचार रखे। उसी तरह आगे कहा जा रहा है हमारा कि इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। ये ध्यान में रखना है एडिसन का भी विचार। एडिसन ने बताया क्या चीज, कि असल बातचीत केवल 2 लोगों के बीच हो सकती है। 2 लोगों अर्थात जैसे मान लो हम हो गए एक बोलने वाले और एक मेरे साथ जो हो गया वो सुनने वाला हो गया, मेरी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, फिर उसका क्या करेगा, वो रिप्लाई देगा, वो अपनी बातों को या विचारों को मेरे साथ रखेगा, तो हम 2 लोग अपने में आपस में बातचीत करेंगे। लेकिन 2 से अधिक लोग होते हैं तो वो असल बातचीत नहीं हो पाती है, ये हमारे एडिसन ने बताया है। तो ये बात जरूर याद रखना है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल 2 लोगों में हो सकती है। और बेन जॉनसन का कथन क्या था, बेन जॉनसन का कथन था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि जब 3 हुए तब 2 की बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी हुई बात जो है खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठते हैं या उसे निपट मूर्ख और ज्ञानी समझने लगते हैं। मतलब ये कहा गया है कि 2 लोगों की बातचीत जो असल बातचीत होती है, तीसरा व्यक्ति आता है, तो तीसरा व्यक्ति आता है तो जो 2 लोगों का पर्सनली बात होता है वो खुलने लगता है। खुलने अर्थात सभी लोगों को पता चलने लगता है। क्यों? क्योंकि 6 कानों में ये बात पड़ जाती है। 6 कान मतलब क्या? जैसे मान लो 3 व्यक्ति हुए, मान लो ये 3 व्यक्ति हुए, तो पहला व्यक्ति का 2 कान हो गया, दूसरा व्यक्ति का 2 कान हो गया, तीसरा व्यक्ति का 2 कान हो गया। तो तीनों व्यक्ति का अगर कान को जोड़ेंगे तो 6 कान हुआ ना। तो 6 कान में पड़ी हुई बातों को ही कहा जा रहा है कि अगर पड़ जाता है या 3 व्यक्ति के तक किसी 2 व्यक्तियों की बात पहुंच जाता है तीसरे व्यक्ति के पास, तो उसकी बातें जो है वो दूसरे लोगों को पता चलने लगे। क्योंकि तीसरा व्यक्ति अप्रूव ही किसी न किसी को जरूर बताएगा कि हाँ ये फलाना लोग जो है बातचीत ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो वो दूसरे को बताने लगता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे चालाक लोग होते हैं जो आपस की बात तीसरे को शेयर नहीं करते। अगर तीसरा कोई देखते हैं कि व्यक्ति हमारे बीच आ रहा है तो खुद को निपट मूर्ख अज्ञानी समझ करके और उससे जो है झूठी बातें वो करने लगते हैं, जिससे वो उनके पर्सनल बातों को न समझ सके। तो ऐसे लोग करते हैं। इसी तरह आगे बताया गया है गर्म पानी और ठंडे दूध का उदाहरण लेकर के। कहा जा रहा है कि जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी को 2 बर्तनों को पास सटा रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है। जैसे हम गर्म दूध ले लिए और ठंडा पानी के बर्तन को उसके साथ सटा दिए, तो ऐसा कहा जा रहा है कि गर्म दूध ठंडा होने लगता है और पानी हल्का गर्म होने लगता है। तो उसी प्रकार अगर 2 आदमी को पास बैठा दिया जाए तो एक का गुप्त असर कहा जा रहा है कि दूसरे में पहुंचने लगता है, चाहे वो एक दूसरे को देखे क्यों ना, देखे नहीं हो, बोले नहीं हो। तो ऐसे लोग अगर एक साथ बैठे हैं तो एक का गुप्त असर दूसरे में पता चलने लगता है और एक के शरीर की विद्युत जो है दूसरे में भी प्रवेश करने लगती है। इसके बाद कहा जा रहा है कि जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत करने में इतना अधिक असर होगा, ऐसे कौन न स्वीकार करेगा। मान लो ये बात सही कहा गया कि अगर ये लोग साथ साथ चुपचाप से बैठे हैं, चुपचाप ले बैठे हैं, तो एक का गुप्त असर दूसरे तक पहुंच रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि अगर बोलेंगे तो कितना बातचीत करने का जो है अधिक असर पड़ेगा, तो ये तो स्वीकार करना ही है। इसके बाद कहा जा रहा है कि अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मतलब जो बातचीत किया जा रहा है 2 को छोड़ करके 3 के साथ देखा जाए, तो जो 3 लोगों में बातचीत होती है वो किसके समान होता है? त्रिकोण के समान। ठीक, और तीनों चित्त मानो 3 कोण है, तीनों लोगों का जो मन है
वो तीन कोणों के समान है और तीनों की जो मनोवृत्ति हो गई पर और उसकी जो धारा हो गई प्रसरण की, वो तीन कोणों की क्या होगी, तीनों रेखाएं हो गई। जैसे मान लो कि हम त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ एक बिंदु हो गया, एक बिंदु एक बिंदु, तो ये क्या हो गया, एक हमारा ऐसे हम अगर हम त्रिभुज बनाए या त्रिकोण बनाए तो तीन हमारा कोण हो गया। तो तीन कोण हमारा किसके समान बताया गया, तीनों कोण जो हमारा एक मन है। और जो ये रेखा खींची गई है, ये रेखा हमारा क्या है, हमारी जो मनोवृत्ति है, यानी जो हम बातचीत कर रहे हैं वो है, ठीक। और अगर हम गुपचुप असर जो है, फिर क्या होता है कि हमारा इन तीनों में एक दूसरे के पास जो वो पहुंचने लगता है। तो ये बात याद रखना है कि तीन लोगों की बातचीत कैसी होगी, तो त्रिकोणीय होगी, ठीक। इसके बाद जो है आगे तीन लोगों के अलावा जो है चार लोगों की बातचीत के बारे में जिक्र किया गया है, पांच लोगों के बारे में या उससे अधिक लोगों के बारे में जिक्र किया गया कि वो कैसे प्रकार से बातचीत करते हैं। पहले ये कहा गया कि जो बातचीत तीन की हो वो अंगूठी में नख के समान होती है, और ये भी कहा जा रहा है कि जब चार लोगों के आदमी हुए या चार लोग बातचीत करें तो वहां पर क्या होती है, केवल बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता है, खुल के बातें न होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वो फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर चार लोग बातचीत करेंगे तो उनका बातचीत जो है बिल्कुल एकदम अच्छा नहीं होगा, वो तकल्लुफी की जैसा होगा, खुल करके वो बातचीत नहीं करेंगे, बस केवल फॉर्मेलिटी की तरह, जैसे फॉर्मेलिटी हम लोग निभाते हैं, ठीक उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन अगर चार से अधिक लोग हुए तो उनकी बातचीत जो है वो क्या होती है, राम रमोवल कहलाती है। चार से अधिक लोगों की बातचीत क्या कहलाती है, राम रमोवल कहलाती है। अर्थात चार से अधिक लोगों की बातचीत जो है वो मतलब कि मन बहलाना कहलाता है। राम रमोवल मतलब होता है मन बहलाना, यानी इसमें हम अगर चार से अधिक लोग बातचीत कर रहे हैं तो अपने मन को बहलाएंगे, चार लोग बातचीत कर रहे हैं तो फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, दो लोग बातचीत कर रहे हैं तो प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। तो ये सारे बातें बताई गई हैं। इसके बाद कहा गया कि उसे हम संलाप नहीं कह सकते, यानी हार्दिक बातचीत नहीं कहेंगे। इस बातचीत के अनेक क्या होते हैं, भेद होते हैं। जैसे कहा जा रहा है उदाहरण के तौर पे कि दो बूढ़े की बातचीत जो है पराया जमाने की शिकायत पर होती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच और 10 झूठ होता है। एक बार जो है उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाता है तो पहरों बातचीत कर जाने पर भी जो है वो अंत नहीं होता है। अब जो हमारे लेखक बालकृष्ण भट्ट है वो बातचीत का जो है यहाँ पर क्या करते हैं, उदाहरण बता रहे हैं, कई सारे प्रकार के उदाहरण, जैसे दो बुढ़ों का बातचीत करने का तरीका, दो बुढ़ियों का बातचीत करने का तरीका, और दो जो है मतलब कि लड़कों का बातचीत करने का तरीका या खेलने वाले लड़कों की बातचीत करने का तरीका, ये सारे तरीकों को उन्होंने बताया है। तो वही प्रकार में सबसे पहले दो बुढ़ों की बातचीत बताए तो बुढ़े दो तरीके के बताए, एक होते हैं पढ़े लिखे और एक होते हैं अनपढ़। तो जो मतलब कि बुढ़े हैं वो क्या करते हैं, बातचीत करते हैं तो पुराने ज़माने का शिकायत शुरू करते हैं, पुराने ज़माने का बातें स्टार्ट करते हैं, जो मतलब कि राजा महाराजा के समय का, और वो बातचीत शुरू करते हैं तो उनका बातचीत कभी अंत नहीं होता। वो पहरों भर घंटों भर जो है बातचीत करते रहते हैं लेकिन उसका अंत नहीं हो पाता है। वो लोग क्या करते हैं कि प्रायः अंग्रेजी ज़माने के, प्रदेश के, अपने पुराने समय को जो रीति नीति हो गया यानी रीति रिवाज हो गया उनका वो बातचीत करते हैं, और इस समय के जो अभी नौजवान लोग हैं उनकी वो निंदा करते हैं। और निंदा करना उनके बातचीत का मुख्य क्या होता है, प्रकरण होता है, यानी विषय होता है। जैसे आज के समय में जो नौजवान हैं, बूढ़े लोग क्या करते हैं कि उनको देख करके उनका शिकायत करते हैं, क्योंकि वो लोग अपने समय में जो कार्य किए हैं उनके जैसा वो सोचते हैं कि हमारे जैसा भी आज के नौजवान हो, लेकिन वो लोग नहीं बन पाते हैं, तो इसलिए वो नौजवानों का शिकायत करते हैं। पढ़े लिखे जो बूढ़े हुए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल, स्पेंसर, इन सभी को जो है मतलब के बारे में जानते हैं वो लोग, पढ़े लिखे वाले लोग, तो वो लोग अपना जिक्र करते रहते हैं, यानी जीत पे ये सभी लोग नाचते हैं उनके, और अपने लियाकत के नशे में इतने चूर होते हैं कि हम चुने दिगरे नेस्त अखड़पन की चर्चा करते हैं। हम चुनी दिगरे नेस्त मतलब होता है कि अपने को श्रेष्ठ मानना। वो खुद को क्या करते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हम अगर ज्ञानी है तो हम ही श्रेष्ठ हैं, हम जो बोलेंगे वो सब सही है। दो सहेली लोगों को यहाँ पर बातचीत के बारे में लेखक ने बताया है कि दो सहेली लोग अगर बातचीत करती हैं तो उनकी बातचीत करने का जायका ही निराला होता है। रस का समुद्र मानो उमड़ चलता होता है, उसका पूरा स्वाद जो है उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसो की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य मिला हो। यानी यहाँ पर हम लोग दो प्रकार की बातचीत को देखें, एक दो बुढ़ों की बातचीत और एक दो लड़कियों की बातचीत। बुढ़ों की बातचीत में दो तरीके के बुढ़े का बातचीत बताया गया, एक तो मतलब वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं और एक वो जो पढ़े लिखे हैं। दो सहेलियों के बारे में उन्होंने ये बताया कि उन्हीं से हमें जो है उनकी बातचीत करने के तरीकों को पूछना चाहिए। इसके बाद जो है दो बूढ़ियों लोगों की बातचीत बताया जा रहा है हमारे लेखक के द्वारा कि दो बूढ़ियों की बातचीत में ये बताया गया
कि दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली होती है। बहू बेटों का जो गिला शिकवा हो गया, या वे बिरादरी वाले में ऐसा कोई रमरसा छेड़ बैठती हैं कि बातें करते करते अंत में वो खोड़े धात निकाल कर लड़ने लगती हैं। मतलब जो बुढ़िया लोगों में क्या होता है, जैसे हमारी दादी उदी हो गई, या मतलब और भी जो बूढ़ी लोग जिनका एज हो चुका है, तो वो लोग आपस में मोहल्ले में बैठ करके क्या करती है ना, कि शिकायत करती हैं अपने बहू बेटों का, कि हमारा बहू देखो ना ऐसे कैले बिया, तो फलाना के जो है वो ऐसे की ऐसे बोलती है, ठीक, शिकायत करती है। और अपने बिरादरी वाले जो रिलेशन के लोग हो गए उनके बारे में वो लोग शिकायत करती हैं कि मतलब फलाना ये किया वो किया। कभी आपस में ये लोग क्या करती है, लड़ने भी लगती हैं। तो ऐसा इन बूढ़े लोगों की बातचीत होता है। लड़कों की बातचीत में ये बताया गया कि खिलाड़ी वाले, मतलब जो खेलने वाले बच्चे हुए, तो अपनी अपनी वो तारीफ बांधते हैं, ठीक, अपना सलाह गूंथते हैं, और अपने को जो है अपना शैतानी जाहिर करने के जो है वो पूरा मौका यहाँ पर वो देते हैं। तो ये खिलाड़ी वाले सोचते हैं ना कि हम ही मतलब कि श्रेष्ठ हैं, तो खूब अपना बड़ाई करते हैं, अपना तारीफ करते हैं। जो स्कूल के बच्चे हो गए, तो स्कूल के लड़कों की बातचीत का भी उद्देश्य बताया गया यहाँ पर। तो उस्ताद यानी अपने गुरु का शिकायत करते हैं, तारीफ करते हैं, अपने सहपाठियों में भी किसी का गुण अवगुण का कथोपकथन करते हैं कि मतलब ये हमारा दुश्मन है, तो ये हमारा दोस्त अच्छा नहीं है, तो ये ऐसे है वैसे है। तो ये लोग क्या करते हैं, स्कूली बच्चे ऐसा शिकायत करते हैं, कभी अपने गुरुजी का बड़ी बड़ाई करेंगे, कभी शिकायत करेंगे। तो पढ़ने वाले बच्चे जो इस तरीके के होते हैं, ठीक। कोई कहा जा रहा है कि पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो वो कभी अपने सामने दूसरे को जो है नहीं गिनेगा। अब ये भी होता है कि कोई बच्चा अगर पढ़ने में तेज है, खूब तेज तरार है, तो अपने आगे जो दूसरे बच्चे को जो है नहीं लगाता, वो सोचता है कि हम ही तेज है पूरे क्लास भर में, हमसे कोई तेज अब नहीं है। इसी का अपोजिट अगर कोई मतलब सुस्त और बोधा हुआ, तो दबी बिल्ली का सब पूरा स्कूल भर को अपना क्या मानता है, गुरु मानता है। और इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी क्या होती है, किस्में हैं। मतलब किस्में मतलब क्या होता है, प्रकार। यहाँ पर लड़कों का, लड़कियों का, बुड्ढों का, बुढ़ियों का बातचीत का प्रकार दिया। इसके अलावा और भी कई तरह के बातचीत करने के ढंग और प्रकार हैं, जैसे राजकाज की बात करना हो गया, व्यापार संबंधित बातचीत करना हो गया, दो मित्रों में बातचीत हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं, बातचीत करने का प्रकार है, ठीक। और हमारे देश में कहा जा रहा है कि अशिक्षित लोगों में क्या होती है, बदकही होती है। लड़की लड़कों वाले के यहाँ, या लड़के लड़की ओर से एक एक आदमी जो अगुआ होता है, जिसको हम लोग बिचवई बोलते हैं, वो भी क्या करता है कि दोनों में विवाह संबंधित कुछ बातचीत को करता है, ठीक। और अच्छे से अगर बातचीत कर लेते हैं, तो उस दिन के बाद से क्या होता है कि जो रिलेशन के लोग हो गए, लड़के वाले के तरफ के या लड़कियों वाले के तरफ के, तो वो लोग अपने रिलेशन के लोगों को जाहिर कर देते हैं, बता देते हैं कि हमारे लड़की का फलाना के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। ऐसा हम लोग बोलते हैं अपने घर में रिश्तेदार वाले को। फिर और उसके बाद जो बड़े उत्सव के साथ जो अपने रमरसा को ये छेड़ते हैं। चंडू खाने की बातचीत को कहा गया है कि चंडू खाने की बातचीत क्या होती है, निराली होती है, ठीक। और निदान अनेक प्रकार से जो बातचीत करने का क्या होता है, ढंग होता है। चंडू खाने मतलब होता है शराब या सिगरेट पीने की जगह, मतलब जहाँ पर हम लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। सिगरेट हालांकि कहीं भी पीते हैं, लेकिन शराब पीने का ठेका का जो जगह होता है, वहाँ की बातचीत जो लोग करते हैं वो भी निराला होता है। तो ये सब क्या थे, बातचीत करने के लेखक ने क्या किया, प्रकार को बताया कि बातचीत करने का तरीका किस किस प्रकार का होता है बातचीत। और ये भी बताया गया कि वक्तृत्वता में, स्पीच में अंतर क्या होता है, ठीक। अगर वाक शक्ति न होती तो क्या होता, इसके बारे में लेखक ने जिक्र किया। अब इसके बाद उन्होंने यूरोप के लोगों के बातचीत करने के तरीका के बारे में बताया गया कि यूरोप के लोग बातचीत जो है कैसे करते हैं। तो कहा जा रहा है कि यूरोप के लोग में बातचीत करने का हुनर होता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बड़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते हैं। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के साथ प्रसंग छेड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसी का दूसरा नाम सुहृद गोष्ठी है। मतलब ये याद रखना है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का दूसरा नाम क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का दूसरा नाम सुहृद गोष्ठी, यानी हार्दिक रूप से बातचीत करना या प्रेमालाप करना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है, बातचीत करने की कला। तो बातचीत करने की कला कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, तो यूरोप के लोगों में। इनमें बताया गया कि बातचीत करने की ऐसी कला होती है कि जिससे अगर किसी सुनने वाले व्यक्ति को ये कुछ बोल रहे हैं, यानी सामने वाला व्यक्ति कुछ सुन रहा है, तो उसके कान को सुख मिलता है। अर्थात वो लोग इतना मीठा बाड़ी बोलते हैं कि अगर वो बुरा भी बोलेंगे ना, तो सामने वाले को, सुनने वाले को क्या लगता है, अच्छा लगता है। जैसे कहा जा रहा है कि सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वाले की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते, कभी आवेगी नहीं होता। मतलब कहा जा रहा है कि जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन
यूरोप के लोग हैं जिनमें ये बातचीत करने की कला होती है, तो बातचीत में करने में उतना मतलब कि लियाकत और पंडिताई या अपना अभिमान रखते हैं कि कभी भी एक बार में उनके जो है मतलब कि बारे में हम पता नहीं कर पाते हैं कि वो कैसा इंसान है। जैसे हम लोग किसी व्यक्ति को देखते हैं, कुछ बोलता है, उसके व्यवहार को देख करके हम एक बार में पता कर लेते हैं कि वो कैसा इंसान होता है। लेकिन ये कहा गया है कि जो मतलब कि व्यक्ति का यूरोप के लोगों में बातचीत करने का तरीका है, तो ऐसे बोलते हैं ना कि एक बार में उनके बारे में हम पता नहीं लगा पाते हैं। ठीक, इसके बाद ये भी कहा गया है कि जो मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनके नीरस काँव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पंडिताई के प्रकाश के बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर काँव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों और कारखानों आदि बड़े बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों से उनकी आजीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के उपरांत या ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित होती होगी, अनुभव और दूरदर्शी से खाली न होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहता है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी बढ़ी चढ़ी होती है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि जैसे यूरोप के लोग इतना बातचीत करने का हुनर है, तो उनके बातचीत करते हैं तो एक बार में जो है हम उनको नहीं समझ सकते हैं। तो वैसे ही बताया गया है ये बात भी कि जो दो लोग हो गए, दो व्यक्ति, दो दोस्त अगर बातचीत के माध्यम से अच्छे विचार रखने वाले हैं, तो 2-4 दिली दोस्त मिल करके कोई कंपनी स्टार्ट किए, कोई काम शुरू किए और वो इतना मतलब कि मेहनत किए, लोगों को बुलाए, लोगों को काम पे रखे, अच्छे से बातचीत किए, व्यवहार अच्छा रखे, तो वो सालों भर में क्या होता है कि उनके साथ लाखों आदमी जुड़ गए और लाखों आदमी जुड़ गए के साथ वो मतलब कि क्या होता है कि फिर लाखों आदमी, हज़ारों आदमी जुड़ गए, फिर लाखों की आमदनी उनको हो रही है, तो किस पे निर्भर हुआ? बातचीत करने पे। तो वहीं बताया गया कि 2-4 दोस्त मिल करके कोई कंपनी, कोई काम शुरू किए और हज़ारों लोगों को आजीविका दी और लाखों रुपए कमाए। ऐसे ही बताया गया 25 वर्ष के लोगों के बारे में। 25 वर्ष के लोग और 25 वर्ष से नीचे के लोगों के बारे में। 25 वर्ष के ऊपर के लोग क्या होते हैं? अनुभवी होते हैं, परिपक्वता वाले, मैच्योरिटी वाले होते हैं। तो वो मतलब कि जीवन के कई सारी घटनाओं से वो गुजर चुके होते हैं, तो लोगों को सलाह देते हैं, लोगों को बताते हैं, उनमें अनुभव होता है, तो उनको सलाह देते बताते हैं। लेकिन जो 25 से नीचे वाले होते हैं, तो उनका जो बातचीत करने का तरीका होता है वो अलग होता है, क्योंकि उनमें अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वो तो अभी अभी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। लेकिन 25 वर्ष के ऊपर वाले जो लोग हो गए, उनकी बातचीत करना जो सारगर्भित होता है एक तरीके का, यानी वो अनुभव वाले होते हैं, तो अच्छे से बातचीत करते हैं, अनुभवी व्यक्ति लगते हैं। लेकिन जो 25 से नीचे वाले होंगे, उनमें अनुभव नहीं होता, उनमें गौरव नहीं पाया जाता है, बस इनमें एक दिल बहलाव होता है, एक ताजगी होता है, जो 25 वर्ष के ऊपर वाले लोगों के बातचीत से भी कई गुना जो है मिठास उनमें देखा जाता है। इसके बाद ये कहा गया है कि बाहरी लोगों के बारे में लेखक ने जिक्र किया कि बाहरी लोगों की बातचीत का हाल यह है कि जिससे दूसरे फ़कीर के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है। फ़रीक मतलब क्या होगा? शरीक होना, या मनुष्य को यहाँ पे फ़रीक कहा गया है। यानी बाहरी बातचीत में यह कहा गया कि किसी दूसरे व्यक्ति का होना क्या है, इसमें आवश्यक है। ठीक, दूसरे मनुष्य के हुए बगैर जो ये संभव नहीं होगा बाहरी बातचीत। कैसे है संभव? तो कहा जा रहा है कि जो दो ही तरह के हो सकते हैं। यानी बाहरी बातचीत बताया जा रहा है कि दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो कहा जा रहा है कि हम, कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। मतलब कृपा करें और कृतार्थ करें मतलब ये हुआ कि हम किसी के यहाँ जाएं, मतलब हम किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाएं या हमारे यहाँ कोई मेहमान बन कर के आए, तो इस तरीके का बातचीत जो है बाहरी बातचीत होगा। ठीक, इसमें यह भी कहा गया, पर यह सब तो क्या होता है कि दुनियादारी है, जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती। रसाभास मतलब होता है कि त्रुटियां एक तरीके का, कि जैसे मान लो कि कोई महाशय है, बिना बुलाए हुए, हम उसको बुलाए नहीं, वह हमारे यहाँ पधार गया, और हम उसका अगर पूरा दिलजोई, पूरा खातिरदारी अच्छे से नहीं किए, तो हमारा शिष्टाचार में त्रुटि हो जाएगा। वो घर जा कर के हमारा शिकायत करेगा कि फलाना के यहाँ गए थे तो उन्होंने हमारा मतलब अच्छे से खातिरदारी नहीं किया, हमारा ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो कई प्रकार से जो है मतलब कि वो अपना बातों को रखेगा। तो ये गलतियां हैं। अगर कहा जा रहा है कि अगर हम ही मान लो किसी के यहाँ बिना बुलाए चले गए और अनादर का ये मूल हो गया, बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल हो गया, और अगर हमारा मन माफिक जो वो बर्ताव नहीं किया, तो मानो दूसरे प्रकार का एक नया घाव हमको मिल जाएगा।
तो ये सब क्या है, एक गलत तरीका है कि हम ना किसी को के यहाँ बिना बुलाए चले गए, कोई हमारे यहाँ मतलब कि बिना बुलाए आ गया, तो ये सब अनादर और त्रुटि का भाव है। तो इस चीज़ से बचने के लिए बालकृष्ण भट्ट जो लेखक है वो ये बताते हैं कि सबसे उत्तम तरीका बातचीत करने का ये होता है कि हम अपने अंदर जो है वह शक्ति पैदा करें, ताकि हम खुद से स्वयं से जो आपस में पहले बातचीत कर लिया करें। मतलब ये हो कि हम अपने आप स्वयं से बातचीत कर ले कि हाँ, हम जो सामने वाले को बोलेंगे वो सही है कि नहीं है, गलत है क्या है, हम अच्छे से अपने आप को बोल लेंगे। ठीक, अच्छे से बातचीत कर लिए, समझ लिए, बोल दिए, और तब जो है अगर हमको अच्छा लगेगा तो हम दूसरे सामने वाले को बात को रखें, ताकि उसको भी बुरा ना लगे। ये भी कहा जा रहा है उदाहरण के तौर पे कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण जो है नए नए रंग दिखाती है, और वह परपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना होता है, जिसमें हम जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेते हैं और इसमें हमारा कुछ दुर्घट बात नहीं होता है। और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिससे हर किस्म के बेल बूटे खिले होते हैं, ऐसे चमनिस्तान की सैर क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी कहीं इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका है। यहाँ पर लेखक ये भी बोलते हैं कि हमारी जो मन है वो इतना चंचल है, तो वो हमारा जो मन जो है अलग अलग प्रकार के जो है रंग दिखाते हैं, अलग अलग प्रकार के मतलब कि कार्यों को करते हैं। मन हमारा चंचल होता है, ठीक, तो हमारा मन चंचल होता है तो हम अपने जो पंचात्मक संसार है, ये हमारा एक बड़ा भारी एक आईना के समान है। तो हम जिसमें चाहे वैसी सूरत देखते हैं, यानी जैसा करते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा हम करते रहते हैं। ठीक, मित्रों के बारे में कहा गया कि मित्रों की जो प्रेमालाप है वो 16वीं कला तक जो है वो कहीं पहुंच सका है। ठीक, इसकी सैर न इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन एक दो दिन में काम नहीं है, एक दो दिन का काम नहीं है। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर हम अपने मन को एकाग्र नहीं करेंगे, एकाग्रचित नहीं करेंगे, तो हम अच्छे से जो है बातचीत किसी के साथ नहीं कर पाएंगे। तो अपने मन को एकाग्र करने का तरीका ये नहीं है कि केवल एक दिन में मतलब चुप रहे मन को एकाग्र कर ले, नहीं। मन को एकाग्र करना क्या है, वो एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे होगा। यह चित्र को एकाग्र करना हमारा क्या होगा, वो धीरे धीरे काम होगा। ठीक, ये वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थित कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य हो। मतलब ये कहा जा रहा है कि वर्षों से एकदम अभ्यास कर रहे हैं, मन को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने भावनाओं को, इमोशन को कंट्रोल किए हैं, बातचीत जो अच्छे से कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा कि हम जो है अच्छे से बातचीत करेंगे, और ऐसा होगा कि हम जो बड़े बड़े शत्रु होते हैं उनसे हम बातचीत करके ही जो है जीत लेंगे। जैसे कहा जा रहा है कि एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो जाएगा, और हमारी जीवा जो कतरनी के समान सदा स्वच्छंद क्या होता है, चला करती है। जीव जो हमारा है, जीव वो कैंची के समान है और चला करता है हमेशा। हम कुछ भी बोल देते हैं और उसे अपने यदि हमने काबू कर लिया तो क्रोधाधीन बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डालेंगे। सही बात है, अगर हम अपने जीव को कंट्रोल कर लिए, अगर हम अपने कोई भी व्यक्ति को कुछ बोलने वाले हैं तो उसको बोलने से पहले सोच लें, तो हम जो बड़े बड़े अज्ञेय शत्रु होंगे उन पर हम जीत प्राप्त कर लेंगे। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। इसलिए हमें चाहिए कि चुप होकर के खुद से पहले स्वयं से बातचीत कर लें, तो ये यावत साधनों का एक मूल है। और यह शक्ति परम पूज्य के समान एक पूज्य मंदिर है, और परमात्मा का ये एकमात्र क्या है, सोपान है। तो हमारे बालकृष्ण भट्ट ने क्या किया, अंत में यही बताया कि मनुष्य को चाहिए कि अवाक होकर के, चुप होकर के स्वयं से बातचीत कर ले। तो ये हमारा जो है बातचीत पाठ जो था उसका हिंदी अर्थ था। इसमें हमें यही बताया गया है कि जो वाक्शक्ति दिया गया उसका प्रयोग क्या है। ठीक, वाक्शक्ति ईश्वर ने वरदान की भांति हमें दी, नहीं दिए होते तो क्या होता, इसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने बातचीत वक्तृता के अंतर को बताया, बेन जॉनसन एडिसन का क्या विचार था उसको बताया। जो लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग 4 से अधिक लोग बातचीत करते हैं उनके तरीकों को लेखक ने बताया। बुढ़े लोगों का, बुढ़िया लोगों का, लड़कों लोगों का, ठीक, और लड़की लोगों का बातचीत क्या होता है उसके बारे में लेखक ने बताया। इसके अलावा जो है उन्होंने ये भी बताया कि यूरोप के लोग बातचीत कैसे करते हैं, 25 वर्ष से ऊपर का, 25 वर्ष से नीचे का, दो बाहरी लोगों की बातचीत किस प्रकार की होगी, उन सभी के बारे में लेखक ने इस पाठ में जिक्र किया। तो आई होप आप सभी लोगों को यह पाठ का जो हिंदी अर्थ है वो समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को अर्थ कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इस पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो आप सभी लोग जो है तब तक हिंदी अर्थ और लेखक परिचय को पढ़िए और समझिए। जो लोग लेखक परिचय वाला वीडियो नहीं देखे होंगे वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल में जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उसमें जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं।
साथ ही आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।